नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सुबह के 7 बज चुके हैं और वक्त है आज की 7 बड़ी खबरों का। सबसे पहले सुर्खियों में उत्तर प्रदेश का सियासी घमासान है, जहां पर आतंकवाद पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दूसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्षी मोर्चे की है, जहां पर तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने इस मुहिम में जुटे हैं और कल उन्होंने इस सिलसिले में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मुलाकात भी की थी। तीसरी खबर लालू यादव से जुड़ी हुई, जिन्हें आज चारा घोटाला से जुड़े डोरंडा मामले में सजा सुनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के प्रचार अभियान का आखिरी दिन है और कई सीटों पर दिग्गज आज भी आमने सामने होंगे। इसके अलावा हिजाब विवाद भी आज सुर्खियों में रहेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट में आज इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। इधर यूक्रेन संकट भी गहराता जा रहा है। भारत सरकार ने वहां पर रह रहे भारतीयों को लिए नई एडवाइजरी भी जारी कर दी है। और अब बात क्रिकेट की, जिसमें टीम इंडिया ने T20 सीरीज में वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप कर दिया है। तो ये थी 7 बजे की 7 बड़ी खबरें और अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। डोरंडा चारा घोटाला मामले में आज लालू प्रसाद यादव समेत 38 दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। दोषियों की सजा पर सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सकती है। लालू प्रसाद यादव की सजा को लेकर के बेटे तेज प्रताप ने न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है और आज से तेज प्रताप अपनी इसी यात्रा की शुरुआत करेंगे। हिजाब विवाद को लेकर के कर्नाटक हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। इस पर चल रहे बवाल को लेकर के कर्नाटक के सीएम ने छात्रों से कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करने और एकजुट रहने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के लिए होने वाले चुनाव प्रचार थम जाएंगे। 9 जिलों की 7 सीटों पर होने वाले मतदान में कई हाई प्रोफाइल सीटें शामिल हैं और इसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के 61% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ललितपुर में सबसे ज्यादा करीब 70% मतदान हुआ और साथ ही पंजाब में 117 विधानसभा सीटों पर 69% मतदान हुआ है। चौथे चरण के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सीएम सबसे पहले सुबह हरदोई में जनसभा करेंगे और इसके बाद रायबरेली और हरचंदपुर विधानसभा में जनसभा के बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही आज अखिलेश भी हरदोई में जनसभा करने वाले हैं। आज दोनों नेता हरदोई के साथ रायबरेली में आमने सामने होंगे और इसके बाद अखिलेश सुल्तानपुर और अमेठी में उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के साथ ही आज प्रियंका गांधी भी हरदोई में चुनावी हुंकार भरेंगी। प्रियंका हरदोई में जनसभा करने के बाद ही लखनऊ के बीकेटी में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगी। चौथे चरण में अयोध्या समेत अवध की कुछ सीटें बेहद अहम मानी जा रही हैं। ऐसे में खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैक टू बैक सभाएं कर रहे हैं और आज गृहमंत्री अमित शाह पीलीभीत समेत सीतापुर और बाराबंकी में लोगों को संबोधित करेंगे। आज लखनऊ योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी के साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लखनऊ में रहेंगे। 23 फरवरी को होने वाले मतदान को लेकर के बाराबंकी में भी जनसभा करके आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीट पर कांग्रेस आज शक्ति यात्रा निकालने वाली है। लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। और मणिपुर में 2 चरणों में वोटिंग होना है। 7 सीटों वाले इस राज्य में चुनाव प्रचार के लिए आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट फैसले पर चुनाव चिन्ह को लेकर के प्रधानमंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल आतंकवादियों पर मेहरबान है, जिसे लेकर के समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि साइकिल ग्रामीण भारत का अभिमान है और साइकिल का अपमान पूरे देश का अपमान है। तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। इसे लेकर के मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे और शरद पवार से तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उद्धव बोले कि हमारा हिंदुत्व वाला लेना और गलत काम नहीं सिखाता। कांग्रेस आज मंत्री के.एस. येचुरप्पा के खिलाफ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करने वाली है। राजस्थान के जयपुर में आरएएस 2021 की मुख्य परीक्षा को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य परीक्षा की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
बिहार के सुपौल में पुलिस ने एक शव का सौदा 40,000 में करा दिया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शिक्षाविदों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी केंद्रीय बजट 2022 में की गई घोषणाओं के काम पर शिक्षा मंत्रालय के एक वेबिनार के पूरे सत्र को संबोधित करेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं। ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम ट्रुथ सोशल है और जिसके जरिए फेसबुक और ट्विटर को चुनौती देंगे। इस ऐप का आधिकारिक ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के पास होगा। यूक्रेन रूस के बीच जारी टेंशन और जंग के माहौल का असर भारत पर भी पड़ने वाला है। यूक्रेन में मौजूदा भारतीय छात्र वहां के माहौल से काफी डरे हुए हैं। यूक्रेन से राजस्थान में कोटा लौटे छात्रों ने बताया कि इस वक्त यूक्रेन में हालत बेहद तनावपूर्ण है। यूक्रेन पर युद्ध का खतरा अभी भी टला नहीं है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में रूस समर्थित अलगाववादियों ने हिंसा तेज कर दी है, जिसमें यूक्रेन को सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अर्जेंटीना के जंगल में लगी से करोड़ों का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह से लगभग 10% क्षेत्र तबाह हो चुके हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में खेली गई T20 सीरीज भारत ने जीत ली है। भारत ने 17 रनों से मैच जीतने के साथ ही सीरीज 3-0 से अपने नाम कर लिया। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की धूम मचाने वाली फिल्म पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। और बॉलीवुड के लव बर्ड्स फरहान अख्तर और शिवानी डांडेरकर अब पति पत्नी बन गए हैं। कपल की शादी में ऋतिक रोशन ने भी खूब रंग जमाया। और इस बीच बड़ी खबर कर्नाटक के शिमोगा से है। शिमोगा में एक शख्स की हत्या की खबर आ रही है। हर्ष नाम के शख्स की हत्या के बाद तनाव के हालात हैं। घटना के विरोध में शिमोगा में प्रदर्शन इस समय जारी है। तो शिमोगा में प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी है। एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात पर फिलहाल काबू पाया हुआ है। भारी संख्या में वहां पर पुलिस बल की तैनाती है। हर्ष नाम का ये शख्स बताया जा रहा है जिसकी हत्या कर दी गई और उसके बाद से ही हालात काफी तनावपूर्ण हो गए थे। फिलहाल हालात पर काबू पाया हुआ पुलिस ने लाठीचार्ज कर काबू किए हालात। पुलिस के जवानों की वहां पर मुस्तैदी। धारा 144 लागू कर दी गई है। तस्वीरें हम आपको शिमोगा की दिखा रहे हैं। हालात तनावपूर्ण हो गए थे। हड़कंप मच गया था जब इस शख्स की हत्या कर दी जाती है। किसने की हत्या बड़ा सवाल है। स्कूल कॉलेज भी बंद करने का फैसला लिया गया। शिमोगा में धारा 144 लागू कर दी गई है। कर्नाटका में पिछले कई दिनों से जो हालात बने हुए हैं, लगातार हिजाब का मसला छिड़ा हुआ है। हमने कई तरह के तनाव से भरी तस्वीरें भी देखी हैं। और इस बीच आपको बता दें कि शिमोगा में धारा 144 पुलिस ने लागू कर दी है। स्कूल कॉलेजों में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। हर्ष नाम का यह शख्स बताया जा रहा है जिसकी हत्या की गई है। शिमोगा में पुलिस को अभी ये पता नहीं चल पाया है कि हमलावर आखिर कौन है और जिस शख्स की हत्या की गई क्या वो किसी ग्रुप से जुड़ा था या नहीं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच हिजाब विवाद से जोड़कर भी कर रही है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि जिस शख्स की हत्या की गई है वो 7 फरवरी को हिजाब विवाद को लेकर हुए प्रोटेस्ट में शामिल हुआ था। पुलिस कातिलों की तलाश में जुटी हुई है। इमरान मुझे और जानकारी देंगे। इमरान, कौन है ये हर्ष, किसने हमला किया, क्या कुछ साफ हो पाया है? जी, ये मामला कल रात का है। कल 9:30 बजे भारती नगर एरिया जो शिमोगा है वहां पर इस पर हमला हुआ है और उसको चाकू से मारा गया। बाद में उसको मेगन हॉस्पिटल लेकर गया जहां पे उसकी चाकू की द्वारा अटैक पर मृत्यु हो गई है। उसके बाद उसके समर्थक कुछ लोगों ने पुलिस गाड़ियां भी जलाई हैं। उसके बाद सेक्शन 144 लागू किया गया शिमोगा टाउन में और स्कूल्स और कॉलेज सबको छुट्टी दी गई है। तो कल रात का मामला मेरे सहयोगी इमरान हमें बता रहे हैं। हर्ष नाम का ये शख्स है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और हालात पर काबू पाया है। अभी धारा 144 लागू की गई है। इमरान जी बिल्कुल, धारा 144 लागू की गई है। कहा जा रहा है कि ये शख्स
हिंदू संगठन से भी है और उसने हिजाब प्रोटेस्ट में भी शॉल में हिस्सा लिया था। अभी मृत्यु किसने की है, क्या कारण है, इसका भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ठीक है इमरान, मैं वापस लौटूंगी तो एक बार तस्वीरों पर आप फिर से नजर दौड़ाइए। पुलिस ने देखिए धारा 144 लागू कर दी गई है। हर्ष नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ने के लिए, हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में 3 दौर का मतदान पूरा हो चुका है। अब राजनीतिक दलों का चौथे चरण के लिए प्रचार जारी है। 4th राउंड में बुधवार को उत्तर प्रदेश की 59 सीटों पर वोटिंग होगी और इसके लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। ऐसे में दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। आज हरदोई में सियासी सूरमाओं का जमावड़ा लगेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी आज हरदोई में प्रचार करेंगे। कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी थी और प्रधानमंत्री जमकर हमलावर नजर आए थे अखिलेश यादव पर और साथ ही कांग्रेस पार्टी पर। तो प्रचार अभियान में आज फिर से दिग्गजों का तांता आपको नजर आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ हरदोई के अलावा रायबरेली और लखनऊ में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं अखिलेश यादव का भी रायबरेली, सुल्तानपुर और अमेठी में चुनावी प्रचार का कार्यक्रम है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज हरदोई के अलावा लखनऊ में भी प्रचार करेंगी और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करती हुई आपको नजर आएंगी। हरदोई का सियासी समीकरण आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। एक सीट पिछली बार समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। नितिन अग्रवाल थे समाजवादी पार्टी से जो उस एक सीट पर बैठे थे। 47,41,970 कुल वोटर हैं हरदोई से। पुरुष वोटर की बात करें तो 25,39,005 वोटर्स हैं। महिलाओं की बात करें तो 22,02,965 महिला वोटर है हरदोई से। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज बाराबंकी में आमने सामने होंगे। एक तरफ अमित शाह बाराबंकी में चुनावी सभा करेंगे तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए ताकत झोंक देंगे। बाराबंकी के अलावा अमित शाह पीलीभीत और सीतापुर में भी रहेंगे। अरविंद केजरीवाल लखनऊ में भी रैली को संबोधित करेंगे। प्रचार अभियान में दिग्गजों की तस्वीर आज भी आपको नजर आएगी। अलग अलग हॉट सीट से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से पूरी ताकत हर पार्टी झोंक रही है। 3 चरण का मतदान कल हो चुका है। चौथे चरण की तैयारी है। चौथे चरण में 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। 2017 में 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। हम आपको बाराबंकी का बता रहे हैं। बाराबंकी सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। जिले में 6 विधानसभा कुल सीटें हैं और हर सीट पर हर पार्टी की नजर है। कुर्सी रामनगर, बाराबंकी, जैदपुर, दरियाबाद, हैदरगढ़, ये बाराबंकी की सीटें हैं। 2017 में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। बाराबंकी सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई थी। जिले में 6 विधानसभा सीटें और हर सीट पर जोर आजमाइश हर राजनीतिक पार्टी की हम देख रहे हैं। अब बात हम मणिपुर चुनाव की कर लेते हैं। मणिपुर में 2 राउंड में मतदान होना है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर ताकत झोंकते हुए आपको नजर आएंगे। मणिपुर के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। इम्फाल में सबसे पहले शहीद मीनार पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और राहुल गांधी महिला स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद राहुल गांधी हफ्ता कांगजीबंग में एक चुनावी जनसभा करेंगे। इम्फाल में राहुल गांधी पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। रणनीति बनाई जाएगी। मणिपुर में 28 फरवरी और 5 मार्च को वोटिंग होगी। 60 सीटों पर होने वाले चुनाव में 265 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अब बात लालू प्रसाद यादव की कर लेते हैं। चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में आज लालू की सजा का ऐलान होगा। डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए जा चुके हैं। आज उसी केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। रांची के रिम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव को फिर जेल जाना पड़ेगा या बेल मिल जाएगी, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप देखिए। चारा घोटाले के डोरंडा केस में लालू को कितनी सजा? क्या लालू फिर जाएंगे जेल? क्या मिल पाएगी बेल? वक्त दोपहर 12 बजे का तय है जब रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज चारा घोटाले में डोरंडा ट्रेजरी केस के दोषियों की सजा का ऐलान करेंगे। कोर्ट के ऑर्डर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तकदीर टिकी है।
क्योंकि 3 साल से ज्यादा सजा हुई तो उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। बेल के लिए बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट की कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। ऐसे में रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती लालू के लिए लैपटॉप का इंतजाम किया गया है, तो बाकी दोषियों के लिए होटवार जेल में एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। इससे पहले 15 फरवरी को अदालत ने लालू को डोरंडा ट्रेजरी केस में करप्शन का दोषी ठहराया था। उस दिन लालू खुद कोर्ट में हाजिर थे। ऑर्डर आते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन लालू के वकील की अपील पर उन्हें जेल न भेजकर रिम्स भेजा गया। हालांकि कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए वो कोर्ट से होटवार जेल गए, फिर वहां से रिम्स चले गए। चारा घोटाले में लालू के खिलाफ झारखंड में 5 केस थे। 4 मामलों में सजा मुकर्रर होने के बाद वो बेल पर बाहर थे, लेकिन अब 5वें मामले में भी मुजरिम करार दिए जाने के बाद फिर से जेल की तलवार लटक रही है। आरजेडी ने पहले ही कह दिया था कि वो सजा के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील करेगी। लालू को इससे पहले चाईबासा ट्रेजरी केस में 37.7 करोड़ रुपए के घोटाले में 5 साल की जेल हुई थी। देवघर ट्रेजरी केस में 84.53 करोड़ की अवैध निकासी के आरोप में 3.5 साल की सजा हुई थी, जबकि चाईबासा ट्रेजरी केस में 33.67 करोड़ के एक और करप्शन के केस में लालू को 5 साल की जेल हुई थी। वहीं दुमका ट्रेजरी केस में 3.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी के केस में 2 अलग अलग धाराओं में 7 साल की सजा हुई थी। अब डोरंडा ट्रेजरी केस में 3-5 करोड़ रुपए के गबन केस में लालू की सजा का ऐलान आज होने वाला है। चारा घोटाले में लालू की सजा पर पॉलिटिक्स भी खूब हो रही है। उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो आज से ही न्याय यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कोर्ट के ऑर्डर को ताक पर रखते हुए लालू का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी की राजनीति का ये अहम पहलू है कि जो भी उनके सामने झुकता नहीं है उसको हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है। लालू पर इसी राजनीति के चलते हमला किया जा रहा है। मुझे आशा है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। लालू को दोषी करार दिए जाने पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी तो इतने आहत हुए कि उनकी तुलना भगवान कृष्ण से कर दी। दिलचस्प बात ये है, मांझी की पार्टी HAM बिहार की बीजेपी जेडीयू गठबंधन सरकार में शामिल है। इन सब के बीच कोर्ट से लालू को कितनी सजा होती है, इस पर हर किसी की नजर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। वहीं रूस यूक्रेन में टेंशन पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दोनों देशों में जंग के हालात के बीच पुतिन बाइडेन समिट की वकालत की है। हालांकि यह समिट तभी हो सकती है जब रूस यूक्रेन पर हमला ना करे। मैक्रों ने इस विवाद को लेकर यूक्रेन समिट का प्रस्ताव भी रखा है। तो युद्ध की आशंकाओं के बीच लगातार पीस मीटिंग्स भी जारी हैं और इस बीच समिट की वकालत कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रों। रूस यूक्रेन टेंशन पर इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रांस ने पुतिन बाइडेन समिट की वकालत की है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, जिन्होंने दोनों देशों में जंग के हालात के बीच पुतिन बाइडेन समिट की वकालत की। हालांकि यह समिट तभी संभव है जब रूस यूक्रेन पर हमला ना करे। चेतावनी हालांकि लगातार रूस को दी जा रही है यूएस की तरफ से भी कि अगर आपने हमला किया तो फिर गंभीर परिणाम इसके आपको भुगतने होंगे। रूस ने बीच में कहा था कि हमने अपने टैंक, ट्रक, हथियार सब यहां से हटा लिए हैं, लेकिन यूक्रेन बार बार कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी बॉर्डर्स पर टेंशन बनी हुई है। अभी भी ट्रक, टैंक रूस की तरफ से जो भेजे गए थे हथियार, वो अभी भी बॉर्डर पर है। यूक्रेन पर रूस के हमला नहीं करने पर ही यह समिट संभव है। मैक्रों ने यूक्रेन समिट का प्रस्ताव रखा है कि बातचीत होनी चाहिए और बातचीत के माध्यम से इस पूरी टेंशन को खत्म किया जाना चाहिए। वहीं इस बीच जो भारत के छात्र हैं जो वहां पर पढ़ाई कर रहे थे या नौकरी कर रहे थे, वो भी बता रहे हैं कि हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण इस समय यूक्रेन में बने हुए हैं। इस वक्त युद्ध के दरवाजे पर दुनिया खड़ी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव हर नए दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक रूस ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है। जो रूस कुछ दिन पहले तक दावा कर रहा था कि उसने यूक्रेन की सीमा से टुकड़ियों को वापस हटाना शुरू कर दिया है, उसी रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। रूस के राष्ट्रपति ने दफ्तर में बैठकर मिसाइल टेस्ट और सैन्य युद्धाभ्यास देखा। परमाणु मिसाइल टेस्ट पर क्या पुतिन ने परमाणु
युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है? ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट आप देखिए। रूस के राष्ट्रपति ने अगर एक बार अपने मन में कुछ ठान लिया तो वो करके ही दम लेते हैं, भले ही इसके लिए पुतिन को किसी भी हद को पार क्यों न करना पड़े। मिसाइल टेस्टिंग की ये तस्वीरें पुतिन की उसी जिद की वानगी हैं। रूस और यूक्रेन के बीच अभी तक युद्ध का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन रूस ने मिसाइलों की बारिश करके सिर्फ यूक्रेन को ही नहीं बल्कि दुनिया को दहशत में डाल दिया है। शनिवार को रूस ने जमीन से, आसमान से और समंदर से मिसाइलों का टेस्ट किया। इन मिसाइलों में 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थी। ये हाइपरसोनिक मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम हैं। रूस ने देश के पश्चिमी इलाके के एक बर्फीले सैन्य अड्डे से मिसाइल दागी। इस मिसाइल ने कुछ ही सेकंड बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य पर जोरदार निशाना साधा, जिसके बाद आसमान में बड़ा सा आग का गोला दिखा। इसके कुछ मिनट बाद बैरंट सागर में रूस ने एक जंगी जहाज से मिसाइल दागी, जो आग का गोला बनकर आसमान में उड़ गई। युद्धपोत के बाद रूस की नेवी ने सबमरीन से भी मिसाइल का टेस्ट किया। थल और जल के बाद बारी थी रूस की वायुसेना की। रूस की वायुसेना ने मिग-31 के जरिए भी एक मिसाइल का ट्रायल किया। जमीन से हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे लड़ाकू विमान ने रूस के किंजर हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च किया। कुछ ही सेकंड में यह मिसाइल एक बहुमंजिला इमारत के पास गिरी, जहां जोरदार धमाका हुआ। रूस ने यार्स मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, समुद्र से लॉन्च की जाने वाली सिनेवा बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली कैलिबर क्रूज मिसाइल, जमीन से लॉन्च की जाने वाली स्कंदर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। इसके अलावा रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों किंजल और जिरकॉन का भी परीक्षण करके अमेरिका और यूरोप को कड़ा संदेश दिया। अब जरा रूस के हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में भी जान लीजिए। जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से भी 7 गुना ज्यादा है। ये मिसाइल 1000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को पूरी तरह से तबाह करने में सक्षम है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। जिरकॉन मिसाइल का इस्तेमाल आसमान से जमीन पर वार के लिए किया जाता है। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल स्कंदर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। स्कंदर मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से करीब 6 गुना ज्यादा है। ये 500 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को निशाना बना सकती है। स्कंदर मिसाइल में 700 किलोग्राम वजन का परमाणु हथियार या विस्फोटक ले जाने की क्षमता है। इन मिसाइलों की सबसे खतरनाक बात यह है कि इनका तोड़ अभी तक दुनिया के पास नहीं है। इन हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलों के जरिए दुनिया के किसी भी कोने में परमाणु बम गिराया जा सकता है और पल भर में ही किसी भी शहर को पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शनिवार को न्यूक्लियर मिसाइल के ट्रायल को लाइव देखा था। रक्षा मंत्रालय के सिचुएशन रूम में बैठकर पुतिन ने टीवी पर मिसाइलों की टेस्टिंग देखी थी। तो मेरे विचार से ये युद्ध चाहे न्यूक्लियर या दूसरा कन्वेंशनल वॉरफेयर से ये युद्ध होने वाला मेरे ख्याल से नहीं है। ये केवल एक दबाव डालने का तरीका है। बीते करीब 1 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच तनाव चल रहा है। पूरी दुनिया चाह रही है कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो जाए। पिछले दिनों पुतिन ने अपनी सेना के पीछे हटने का दावा भी किया था, लेकिन इस दावे के कुछ ही दिन के अंदर न्यूक्लियर मिसाइलों का ट्रायल करके पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की धड़कनें फिर से बढ़ा दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। इधर यूक्रेन भी संभावित युद्ध की तैयारियों में जुट गया है और यहां तक कि यूक्रेन के एक हिस्से में युद्ध की चिंगारी धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है।
अब तो अमेरिका और ब्रिटेन को भी यकीन हो चला है कि युद्ध होकर रहेगा। भारत ने भी कह दिया है कि जो भारतीय यूक्रेन में रह रहे हैं वो जल्द से जल्द वापस लौट आएं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन पर हमला तय है। यूक्रेन और रूस में युद्ध की चिंगारी धीरे धीरे सुलग रही है। यूक्रेन की सेना रूस के समर्थक विद्रोहियों से मुकाबला कर रही है, विद्रोहियों पर गोले बरसा रही है। यूक्रेन के डोनबास इलाके में गोलीबारी की ये तस्वीरें उसी युद्ध का सिर्फ ट्रेलर हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का औपचारिक ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन रुक रुक कर ऐसी चिंगारी उठ रही है जिससे युद्ध की आग भड़कने की आशंका बढ़ती जा रही है। यूक्रेन की सैन्य ताकत भले ही रूस से बेहद कम हो, लेकिन यूक्रेन की सेना और वहां के लोग किसी भी युद्ध के हालात में अपने देश के साथ खड़े रहने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेन के आम नागरिक सैनिकों के साथ मिलकर युद्ध में लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। युद्ध की ट्रेनिंग में सिर्फ पुरुष ही शामिल नहीं हैं, बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं, जो फिलहाल लकड़ी के बने नकली हथियारों से ट्रेनिंग ले रही हैं। उधर यूक्रेन के शहर लुहानस्क में रूस समर्थक विद्रोहियों के खिलाफ हमले का दावा रूस की ओर से किया गया है। इस शहर के लोगों का दावा है कि यूक्रेन की सेना की ओर से 49 बार फायरिंग की गई है। लुहानस्क शहर में रह रहकर एयर स्ट्राइक का सायरन भी बजाना पड़ रहा है। वहीं रूस ने अपने पड़ोसी देश बेलारूस के साथ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। ये युद्ध अभ्यास बेलारूस में हो रहा है, जिसकी सीमा यूक्रेन के साथ भी लगती है। इस वॉर एक्सरसाइज में रूस ने दुनिया के सामने अपने हथियारों का प्रदर्शन किया है। रूस की यह मंशा साफ जाहिर करती है कि जिस बात की आशंका पिछले कुछ दिनों से जताई जा रही है, वो कभी भी किसी भी वक्त सच साबित हो सकती है। हालांकि अब अमेरिका को भी यकीन हो चला है कि युद्ध निश्चित है, बस वक्त का इंतजार है। But the real possibility of war in Europe. So our position is for us very clear, which is as a leader, which we have been, bringing together the allies. अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बयान से 2 दिन पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मान चुके हैं कि युद्ध होकर रहेगा। बाइडेन ने तो यहां तक कह दिया है कि पुतिन युद्ध का आदेश अपनी सेना को पहले ही दे चुके हैं, बस अगले हफ्ते किसी भी दिन युद्ध शुरू हो सकता है। You know, look, we have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. Make no mistake, if Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice. The United States and our allies are prepared to defend every inch of NATO territory from any threat to our collective security as well. We also will not send troops in to fight in Ukraine, but we will continue to support the Ukrainian people. अमेरिका को भरोसा हो चला है कि अब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध निश्चित है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो यहां तक दावा किया कि रूस जिस तरीके से जंग की तैयारी कर रहा है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध होगा। I think there's still time for wiser counsel, still time for common sense to win. We hope that President Putin will think better of what I think will be an absolutely crazy, a disastrous venture in Ukraine. व्लादिमीर पुतिन की जिद और रूस की सैन्य तैयारियों को देखकर पश्चिमी देश ये मान चुके हैं कि पुतिन ने तय कर लिया है कि युद्ध के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। आशंका तो इस बात की है कि अगर यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ तो कहीं 2 देशों के बीच का ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।